डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की क्षितिज का गद्य खंड, जिसका प्रथम चैप्टर है दो बैलों की कथा, जिसके कहानीकार हैं महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी। आते हैं सीधे कहानी पे। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन मीन्स जिसके पास बुद्धि ना के बराबर हो। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है? मुंशी जी कहते हैं कि हम गधे को बेवकूफ़ कहते हैं अव्वल दर्जे का। क्या वाकई वो बेवकूफ़ होता है या फिर हद से ज़्यादा सीधा होने की वजह से हम उसे बेवकूफ़ कहते हैं? इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय यानी जो गाय अभी जस्ट बच्चा दी है वो तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। भाई क्यों? अपने बच्चे के सिक्योरिटी के लिए वो किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने आसपास आने नहीं देती और मारती है। वही बात कह रहे हैं कि अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। कुलेल मीन्स उछलना कूदना, जानवरों का उछल कूद कर खेलना, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। अब बैसाख के महीने में का क्या मतलब है? बैसाख के महीने में खेत जो है फसलें कट जाती हैं तो खेत खाली हो जाते हैं, और जब खेत खाली हो जाते हैं तो जो किसान है वो अपने मवेशियों को खुला छोड़ देते हैं ताकि वो घूम ले, खेल ले। और आज़ादी, आप तो जानते हैं आज़ादी किसे नहीं पसंद। हम आज़ाद होते हैं तो अपनी आज़ादी का एंजॉयमेंट अपने तरीके से करते हैं, और जानवरों को जब फ्रीडम मिलता है तो वो अपने तरीके से एंजॉय करते हैं। उछलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, इस तरह वो एंजॉय करते हैं। वही बात यहाँ पे मुंशी जी कह रहे हैं। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद मतलब एक प्रकार का अस्थायी भाव। ऐसा नहीं, वो भाव ऐसा नहीं है जो चेंज होता रहे क्षण क्षण में, चाहे कभी भी चेंज होता रहे, वो एक जैसा बना रहता है वो अस्थायी भाव। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं मुंशी जी कि ऋषि मुनियों के जो गुण हैं वो गधे में अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच चुके हैं, यानी चरम सीमा पर हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि ऋषि मुनियों के गुण क्या होते हैं। तो ऋषि मुनियों का गुण जो है होता है वो सांसारिक मोह माया से दूर होते हैं। कुछ पाने की इच्छा नहीं होती उन्हें, कुछ खोने का गम नहीं होता। मस्त जिंदगी जीते हैं, भले का काम करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, लेकिन इस भाव से नहीं कि बदले में उन्हें कुछ मिलेगा। जग संसार के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को जानना, समझना और बताना उनका काम है। और एक खासियत उनकी होती है, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल होता है उनका, वो जिसे वो अपनी सिद्धि के द्वारा, तप के द्वारा प्राप्त करते हैं। हम सब उन गुणों से दूर हैं। हम आम जनमानस में वो गुण नहीं होते। हमारी इच्छाएं तो क्षण क्षण बदलती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरे के लिए लालायित हो जाते हैं, लेकिन ये सब ऋषि मुनियों में नहीं होते। और यही सभी गुण गधे में अपने उच्च कोटि में पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पे गधे के गुणों की तुलना ऋषि मुनियों के गुणों से की गई है, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। अब इतने बड़े गुण, इतने अच्छे गुण, और वो भी इतनी मात्रा में, बावजूद इसके इंसान उसे बेवकूफ़ कहता है।
सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। हाँ, अनादर ही तो है। इतना सीधा, इतना धैर्यवान होने के बावजूद भी दुनिया उसे बेवकूफ़ कहती है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। मुंशी जी कहते हैं कि हद से ज़्यादा सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हद से ज़्यादा सीधा होने में इंसान, दुनिया उसे बेवकूफ़, महामूर्ख कहती है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों? अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। यहाँ पर जिक्र वही है कि अफ्रीका में आपको पता है कि मैक्सिमम कंट्रियाँ जो है अंग्रेज़ों की कॉलोनी रही हैं, उपनिवेश रहा है। वहाँ पे जो काली जातियाँ होती हैं उनको अधिकार नहीं होता था, ये अधिकार नहीं देते थे बराबरी का। अफ्रीका में भी इनका वर्चस्व रहा। वहाँ की नेटिव जो जातियाँ होती हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं। हमारे यहाँ से भारतीय भी वहाँ पे काम करने के लिए गए थे। उसी में महात्मा गांधी भी थे, काले थे। टिकट लेने के बावजूद भी उन्हें ट्रेन के उस डिब्बे में सफ़र करने से रोक दिया जाता है जिसमें अंग्रेज बैठे होते हैं। विरोध करने पर उन्हें ज़बरदस्ती ट्रेन से उतार दिया जाता है। इस अपमान का उन्हें काफ़ी गहरा दुख पहुंचा। उन्होंने इसके लिए वहाँ पे सत्याग्रह भी शुरू किया, प्रथम सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और वो सफल रहा। पहला सत्याग्रह विदेश में, और सफल भी रहा महात्मा गांधी का। इसीलिए वो पूरी दुनिया में तुरंत छा गए। बेचारे शराब नहीं पीते। भारतीयों की बात हो रही है यहाँ पे। मुंशी जी कह रहे हैं कि बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय मतलब बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, यानी पलटकर जवाब नहीं देते, फिर भी बदनाम हैं। यह हद से ज़्यादा सीधापन ही तो है। और सीधापन होने का नतीजा भुगतते हैं भारतीय। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अब जीवन का आदर्श क्या है? जीवन का आदर्श है कि इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए आपको लड़ना झगड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा और साथ में जीतना पड़ेगा, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। जबकि ये भारतीय हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते का मतलब ना लड़ते हैं, ना झगड़ते हैं, ना पलटकर जवाब देते हैं। तो हुआ कि नहीं जीवन के आदर्श को नीचा करना। वही बात ये कह रहे हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। जापान का मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, यानी गिनने योग्य बना दिया। जापान एक छोटा सा देश है, लेकिन उसकी सैन्य शक्ति, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। इसी के बलबूते पे उसने सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका को हरा दिया था बेवजह, जबकि अमेरिका ने जापान पे बिल्कुल भी आक्रमण नहीं किया था। बावजूद इसके उसने उसके बंदरगाहों को और उस पर आक्रमण करके नष्ट कर दिया था। अमेरिका ने पूछा कि भाई हम तो तुम पर आक्रमण किए नहीं, तो तुम हम पे कैसे कर दिए? तो उसने जवाब दिया कि यूं ही आप उस गुट में शामिल थे, तो मुझे परीक्षण करना था अपने सैनिकों का, अपनी शक्तियों का, सो कर लिया। बदले में अमेरिका ने वहाँ पर परमाणु बम गिराया। आपको ये घटना याद होगी, हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो उसी घटना का यहाँ पे जिक्र है। उस घटना का जिक्र करते हुए प्रेमचंद जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लड़ता है, जो झगड़ता है, ताकतवर होता है, वो सरवाइव करता है। जापान छोटा सा देश होने के बाद भी ताकतवर था। उसने अमेरिका जैसे देश को हराया और दुनिया में जाना पहचाना नाम कमा लिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो
उससे कम गधा है, मतलब थोड़ा सा कम बुद्धिहीन है। अब गधे का छोटा भाई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गधा जितना सीधा वो नहीं है, इसीलिए उसको सेकंड दर्जा दिया गया है, गधे का छोटा भाई कहा जा रहा है मुंशी जी द्वारा। गधा तो एकदम भी पलट कर जवाब देने वाला नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा। लेकिन उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है बैल, वो कभी कभी जवाब भी दे लेता है, इसीलिए सेकंड नंबर पे। और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ यानी बैल का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि बैल अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ है, गधा दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन मुंशी जी का विचार है नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को आता है, मतलब जो अपनी जिद पे अड़ जाए। अगर उसे काम करने का मन नहीं है तो आप चाहे कितना भी मारिए, कितना भी पीटिए, चाहे खिलाइए पिलाइए, वो उस दिन अड़ जाएगा तो अड़ जाएगा, खेत नहीं जोतेगा। ऐसे भी बैल देखने को आते हैं और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी कहानी का प्रथम कैरेक्टर और मेन कैरेक्टर। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, ये बैलों की एक जाति है। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों भाई नहीं थे, लेकिन साथ रहते रहते, साथ में बंधते उठते करते धरते बहुत घनिष्ठ संबंध हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उसमें कोई उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मुंशी जी कह रहे हैं कि उन मूक जानवरों में, बेजुबान जानवरों में अवश्य ही कोई ऐसी शक्ति थी जिससे वे बिना कहे एक दूसरे के मन की बात जान जाते थे, जबकि इंसान उस गुण से वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, यानी लड़ने के उद्देश्य से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर कम से कम बोझ डालने की कोशिश करते और ज़्यादा से ज़्यादा बोझ अपनी तरफ, अपनी ओर खींचने की कोशिश करते। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई यानी बैलों की एक जोड़ी गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें
अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के मार साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अब कौन जाने, ये कह रहे हैं मुंशी जी कि उन्हें अपना यूं बेचा जाना अच्छा लगा या बुरा लगा, इसका पता नहीं है हमें, लेकिन गया को इन दोनों बैलों को घर ले जाने में नानी याद आ गई। मतलब क्या कि एक तरफ कह रहे हैं कि उन्हें अच्छा लगा या बुरा लगा कौन जाने, लेकिन दूसरे ही इस सेंटेंस में उत्तर हमें मिल जा रहा है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तभी तो गया को इन बैलों को घर ले जाने में नानी याद आ गई, पसीने छूट गए। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुक्कारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, वाणी मीन्स आवाज़ दी होती, तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया यानी सन्नाटा हो गया, सब लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गरांव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। विद्रोहमय स्नेह दो चीज़ें हैं और दोनों विरोधाभास में हैं। विद्रोह गुस्से में विरोध करना, लेकिन अगला शब्द है स्नेह, प्रेम भी है। अब विद्रोह में स्नेह क्या है? यहाँ पे इन दोनों शब्द का अर्थ क्या है कि उनकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। मतलब वो पूछना चाहते थे कि तुमने हमें क्यों बेच दिया, लेकिन कैसे? प्रेम के साथ, क्योंकि उस झूरी के बगैर उन्हें रहा भी नहीं जाता था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। दुलारने लगा, सहलाने लगा। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व का अर्थ होता है ऐसी कोई घटना जो पहले न घटित हुई हो। ऐसी घटना जो पहले न घटित हुई हो, अभूतपूर्व। भूत मतलब बीता हुआ कल समय, और पूर्व मतलब उस समय में, इससे पहले ये घटना नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यह घटना अभूतपूर्व न होते हुए भी, मतलब ऐसी ये घटना नहीं थी कि ऐसी घटना पहले कभी घटी ही नहीं हो, ऐसा न होने के बावजूद भी महत्वपूर्ण थी। भाई क्यों नहीं घटेगी? क्योंकि बहुत सभी जानवर अपने मालिक से प्रेम करते हैं, और जब बेचे गए होंगे तो बहुत से जानवर तुड़ा कर वापस आए होंगे, भाग कर वापस आए होंगे। इसीलिए कह रहे हैं अभूतपूर्व न होने के बावजूद भी
ऐसी घटना पहले हो चुकी थी, इसलिए अभूतपूर्व नहीं थी, फिर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है ये, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ, मतलब इस बात को काटने का किसी में साहस नहीं था। सब संतुष्ट हुए इस बात से कि हाँ, वाकई ये पिछले जन्म में इंसान थे। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किए भाग खड़े हुए। वो पता है ना, स्त्रियों को अपने मायके से बड़ा प्रेम होता है। भाई साहब ले गए थे जोतने के लिए और ये दोनों भाग गए, अब कोसेंगे क्यों नहीं। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। ताकीद मतलब ऑर्डर दे दिया गया, सलाह दे दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, क्या कहा कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। जवाब दिया मजूर ने। फिर झूरी कहता है, चुरा कर डाला। फिर जवाब देता है मजूर, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कोसोगे। अभी तो कह रहे हो डाला डाला, और पता चल जाएगा तो पल्ला झाड़ लोगे कि मैंने नहीं कहा था। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता, मतलब खुले हाथों पगहा पकड़कर नहीं ले चला। गाड़ी लेके आया, बैलगाड़ी लेके आया, उसमें बांधा, उसमें जोता और फिर चला। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा और मोती दो थे, जिसमें हीरा जो है समझदार, सहनशील और धैर्यवान है, जबकि मोती थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव का, जल्दी गुस्सा होने वाला है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। कल भागे थे रस्सियां तोड़कर, इसलिए मोटी रस्सी से बांधा कि आज देखता हूँ कैसे तोड़ के भागते हो। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली, चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। अपमान ही तो है, सामने वाले उसके अपने बैल सामने वाले नाद में सब खा रहे हैं, सब दिया जा रहा है, लेकिन इन्हें सूखा भूसा दिया जा रहा है, बिल्कुल अपमान है। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। कभी मारना तो दूर, फूल की छड़ी से उसने उन्हें हाँका भी ना होगा। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते। टिटकार मतलब जानवरों को, बैलों को हल जोतते समय
काम कराते समय मुंह से एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जिसे वो समझते हैं। मुंह से एक प्रकार की आवाज़ निकाली जाती है जिसे टिटकार बोलते हैं। और जब वो ऐसा करता तो बैल उड़ने लगते, मतलब दुगनी ताकत से काम करने लगते। यहाँ मार पड़ी, आहत, सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। इतना कुछ सहने के बाद भी खाना नहीं। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे बजाए जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। वही हीरा जिसके नाक पर खूब ज़्यादा डंडा बजा था, तो मोती गुस्से में सब कुछ तोड़ ताड़ दिया। हीरा फिर समझा रहा है कि भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। फिर जवाब देता है हीरा। फिर मोती कहता है, पढ़ने दो। नहीं, ये जो सेंटेंस है हीरा के हैं। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथ में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। ये मोती के वाक्य हैं। नहीं, हमारी जात का यह धर्म नहीं है। फिर समझा रहा है। कौन? हीरा। जब मोती ने कहा कि मुझे मारेगा तो मैं तो 1-2 को गिरा दूंगा, फिर हीरा ने समझाया, नहीं, हमारी जात का यह धर्म नहीं है कि हम किसी पर हाथ उठाएं, सींग उठाएं। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मार पीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता, गुस्से में तो था ही। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, यानी समझदारी है। क्यों? क्योंकि दोनों बैल गुस्से में हैं, पलट गए तो फिर खैर नहीं। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। भला एक रोटी से बैलों की भूख मिटेगी? लेकिन नहीं, उनके हृदय को भोजन मिल गया। हृदय को भोजन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ अर्थ है उनके हृदय को प्रेम मिल गया। अब वो रोटी जो है प्रेम का ही प्रतीक है, और हृदय को चाहिए क्या? प्रेम ही चाहिए, स्नेह चाहिए, दुलार चाहिए। उतने से वो गदगद हो जाता है। तो उनके हृदय को ये मिला। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। भाई, लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ थी, बाप जो था उतना ध्यान नहीं देता था। मीन्स उस लड़की को भी प्यार नहीं मिलता था, दुलार नहीं मिलता था, झल्लाहट, डांट, मार, फटकार मिलती थी। और ठीक वैसी ही हालत इन दोनों बैलों की थी। इन्हें भी मालिक का प्यार नहीं मिलता था, ऊपर से खाना भी नहीं मिलता था, डांट, डपट, मार सब मिलती थी। तो इस वजह से उस लड़की के मन में इन दोनों बैलों के प्रति स्नेह पैदा हो गया और वो चुपके से लाके रोटियां दे जाती। इस वीडियो में, ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चला है। इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।